Hello everyone, welcome back, and today we are going to start a new chapter in CA Inter Financial Management. So the previous chapter was cost of capital. Cost of capital में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और कई उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए. द ओनली पर्पस बिहाइंड दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो द वन थिंग दैट यू नीड टू क्लियर नीड टू कीप इन माइंड इज जितनी ज़्यादा आपके हाथ से प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी टीचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम. टीचर आपको एक हद तक गाइड करे, बहुत ही अच्छी बात है. अगर स्पून फीडिंग हो रही है तो वो आप ही को नुकसान देगी. सो बी प्रिपेयर्ड कि मैं आपको पूरी तरह से गाइड ज़रूर करूँगा. बी रेडी फॉर दैट थिंग, बट ऑल्सो यू शुड बी रेडी कि हमको भी उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है. और अगर आप ये कर पाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. The next chapter after the cost of capital is the chapter number 5, financing decision capital structure. नाउ ओल्ड सिलेबस की बात करता हूँ. जब ओल्ड सिलेबस था तब ओल्ड सिलेबस में एक ही चैप्टर था जिसके अंदर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और चैप्टर नंबर 6 लिवरेजेस इंक्लूड किया गया था. और ये सारा का सारा इंक्लूड किया गया था फाइनेंसिंग डिसीजन नाम के चैप्टर में. एक ही के अंदर 3 अलग अलग टॉपिक थे. मार्केट को देखते हुए और उस टाइम पे भी फैकल्टीज एंड इवन मी यूज टू प्रोवाइड दीज 3 एज अ डिफरेंट चैप्टर. भले ही वो एक में था, पहले भी हम लोग उसको 3 अलग अलग चैप्टर की तरह मानते थे. और इंस्टीट्यूट ने मार्केट की डिमांड को और थोड़ा सा रियलाइज़ करते हुए ये जाना कि हाँ, ये तीनों टॉपिक्स को अगर हम अलग अलग दें तो प्रॉपर स्टूडेंट के लिए भी रहेगा. सो इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी अब ये 3 अलग अलग चैप्टर किए हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम देख चुके हैं और ये वाला चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके अंदर में क्या थ्योरी वाले क्वेश्चंस है और क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये सारा हम देखेंगे. सो दिस इज चैप्टर नंबर 5 दैट वी आर स्टार्टिंग इन दिस लेक्चर. दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन द कॉन्सेप्ट्स एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वी विल पिक अप द क्वेश्चंस टू सॉल्व इन द क्लास. सो ये है आपका चैप्टर नंबर 5, फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर. डोंट वरी, ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको. इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज होगी और एक दो ही कुछ लेक्चर्स के बाद में मैं आपके सामने नई बुक यूज़ करना शुरू कर दूंगा. स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स तो वैसे ही रहेंगे, इसलिए मैंने ले लिया. इसी के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं उस बुक को अपडेट करूँगा और आप तक जो बुक पहुँचेगी वो अपडेटेड वाली बुक पहुँचेगी. तो इसका जो फ्रंट है वो ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा. एक चीज़ मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और आप इसके लिए माइंड में बिठा के रखें कि जो आपके पास में नोट्स आएंगे वो कंटिन्यूस अपडेट होते रहेंगे. सो ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के कुछ ही टाइम बाद या 1 आध महीने बाद या 2 महीने बाद मैं नोट्स को अपडेट कर दूँ. तो आपके पास में जो नोट्स है आप बिंदास रहिएगा, नोट्स अपडेटेड ही रहेंगे आपके पास में. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास नोट्स अपडेटेड है तो रिकॉर्डिंग पुरानी है. नहीं सर, क्योंकि नोट्स बहुत आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं, तुरंत अपडेट होते हैं, तो वो आपको नए मिल जाएंगे. उसके पहले ही शायद 10 दिन पहले, 1 महीना पहले ही वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई होगी. सो ऐसा मत चलिएगा कि मानिएगा कि भैया आपको रिकॉर्डिंग में कुछ और ही दिखाया जा रहा है और नोट्स आपके पास में कुछ और ही है. मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैंने रिकॉर्डिंग ये दी तो इसी से रिलेटेड नोट्स ऐसे ही दिखने वाले आपको दे दूँ और 1 साल तक वही चलाऊँ, जिससे नुकसान बच्चों का ही है. और अगर मैं आपको अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूँ नोट्स के अंदर में, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. So keep that in mind and don't take it in a negative manner. One thing. Second thing, हम कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं सर? हम पैटर्न फॉलो करते हैं क्वेश्चन आंसर वाला, क्योंकि इससे चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं. तो 2 चीज़ें आपको करना है. मैं फिर से इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ. जो थ्योरी वाला कंटेंट है पहले इस चैप्टर में, ये आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है जब मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ. अब इसमें हमने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया पूरा चैप्टर. एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम सारे कॉन्सेप्ट्स और सारा डिटेल जो है इंस्टीट्यूट का मटेरियल का वो पढ़ लेंगे. उसके बाद में क्वेश्चंस शुरू करेंगे. बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके समझाया जा सकता है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पहले ही शुरू कर दूंगा. अब बात क्या है सर, इसमें मैंने कुछ एक्सटेंड तक जाते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं. एक ही टॉपिक पे 2-3 बार अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस बनाए हैं. सो मैं थ्योरी की बात करता हूँ, ठीक है. सो अगर आप थ्योरी में ध्यान से देखेंगे, मैं एकदम आखिरी में आता हूँ यहाँ पे, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अभी 41 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वाला. आपको अगर कंटेंट मिलेगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें डोंट वरी अबाउट इट. हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन को मर्ज कर दिया हो, किसी में तो क्वेश्चन 40 हो गए होंगे और बढ़ा तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन एक चीज़ समझिए
ये एक्स्ट्रा लेवल तक जाके आपको पूरा कंटेंट दिया गया है, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अ बाइबल। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो इंटर एफएम का है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी आएगी कि भैया ये बताओ, ये क्वेश्चन का मतलब बताओ, एक्सप्लेन करो ये चीज़, एक्सप्लेन करो ये चीज़। नहीं, 80% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस पर 80% फोकस देंगे। अगर 20% क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले तो हम उस पर 20% फोकस देंगे। सो दैट इससे आपका टाइम भी बचता है और अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से आप बच जाते हो। नॉलेज जितना लो उतना कम है, बट दैट डजेंट मीन कि आपके लीक से हटके, अगर आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सिलेबस अगर ऐसा इस रास्ते पे जा रहा है तो आप इस रास्ते से हटके कहीं और ही चालू कर दें, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है। आपको इसमें टाइम का ध्यान रखना है और आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि मेरे कोर्स से रिलेटेड मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है और कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरी दिए होते हैं और ये टीचर को बहुत अच्छे से तरीके से पता होता है कि ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, बस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो कई बार टीचर ये करते हैं कि उसको या तो ऊपर से पढ़ा के ख़त्म कर देंगे या तो उसको छोड़ देंगे। हम नॉर्मली कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कवर करने की, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ को हम भी थोड़ा हल्के में लेंगे, ये आप पे बर्डन क्रिएट नहीं होने देगा। बुक में सब कुछ दिया हुआ है, 41 क्वेश्चन है, दैट डजंट मीन 41 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स में, कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हम जितना कवर करेंगे उतना आप मान के चलिए कि उससे ज़्यादा कहीं पे कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस जितने आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे हम डिस्कस भी करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये आपने ऊपर से एक बार पढ़ लो, मार्किंग कर लो और आगे बढ़ जाओ, तो वहाँ मैं वो चीज़ बता दूंगा। सो वो क्वेश्चंस हम आगे मतलब आगे बढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। फिर पढ़िए, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। फिर पढ़िए, मेंशन द कॉजेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। What are the possible remedies in case of overcapitalization and undercapitalization occurs? Mention the effect of undercapitalization. Explain overcapitalization vis-a-vis undercapitalization. So देख रहे हो आप, तकरीबन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप उसको एक रीडिंग दे दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सो एक अंडरस्टैंडिंग होना, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई। चलिए सर, आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसमें तकरीबन 41 के आसपास क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, जिसको एक रीडिंग देना आपके लिए ज़रूरी है। और जो मैं वीडियोस में करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए कि हाँ यार ये तो कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी का एक बार थोड़ा हल्के में लिया तो भी चलता है। आगे इसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट बदलेगा आपका आने वाले लेक्चर्स में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी मैंने जो ये मटेरियल है मेरे पास में, उसमें तकरीबन 16 क्वेश्चंस लेके रखा हूँ, उसमें भी कई सारे होमवर्क है। आपको जो फाइनल बुक मिलेगी उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, यही मतलब बीच में कुछ लेक्चर्स के बाद में ये बुक बदल दूंगा, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाएंगे। ऑलरेडी माय टीम इज़ वर्किंग, जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाला, उस दिन कैपिटल स्ट्रक्चर वाली नोट्स बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। फाइनलाइज मैं करता हूँ, क्वेश्चंस को ऐड करना, ये करना वो करना, तो एक्चुअल में जो टेक्निकल क्लेरिकल काम होता है इधर से उधर ऐड करना, ये काम किया जाता है स्टाफ द्वारा, और फिर मैं फाइनलाइज करता हूँ। सो द वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली चैप्टर का जो नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक सेकंड, हाँ, कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और इसके अंदर कैसी कैसी चीज़ें आती है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला आएंगे वहाँ भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कुछ चीज़ें इस वाले चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर यूज़ होगी। सो अनलेस एंड अनटिल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कंप्लीट किया, ये चैप्टर आप शुरू मत करना। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करेंगे और एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। स्टे एक्साइटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय।